लखीमपुर और हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस और सपा पर कसा तंज, कहा इनका होगा सूपड़ा साफ। गोरखपुर में सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का नया वर्जन, न्याय पत्र नहीं, भारत के सनातन धर्म के प्रति अन्याय पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पतारा कस्बे में आयोजित जनसभा को किया संबोधित। अकबरपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह गोले के समर्थन में आयोजित थी सभा। रायबरेली में प्रियंका का बीजेपी पर निशाना, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर घेरा। राहुल के समर्थक में प्रियंका ने भरी हुंकार। मायावती के फैसले पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा अब हाथ से निकल चुकी है बाजी। बसपा सुप्रीमो ने भी किया पलटवार, कहा परिवार की चिंता करें अखिलेश। कानपुर में 10 मई को होगी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा। लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा के लिए मांगेंगे समर्थन। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर रायबरेली से है, जहां पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने के न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के प्रियंका गांधी बढ़ रहा है। मैम, रायबरेली का दिन दौरे करने का, रायबरेली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? फिर माहौल बहुत अच्छा है और माहौल अच्छा हर जगह है, इसलिए कि जनता आज चाह रही है कि अपने मुद्दों पे ही चुनाव लड़ा जाए। जो कांग्रेस गारंटी दे रही है, जो 1 लाख रुपए सालाना महिला के लिए है, जो किसानों के लिए कर्ज माफी का है, जो आयोग बनेगा, जो एमएसपी को कानूनी हम अधिकार बना रहे हैं, जो नौजवानों के लिए रोजगार की बात कर रहे हैं, इनको मालूम है कि कांग्रेस ने जो गारंटी दी है वो प्रदेशों में वो पूरी कर रहे हैं। तो जनता जागरूक बन गई है, जनता के पास जानकारी भी है, जानते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जहां जहां मैं जा रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ कि चुनाव जनता के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए और हम इस चुनाव को उसी दिशा में हम ला पा रहे हैं, क्योंकि आज मोदी जी भी पता नहीं कैसी कैसी सफाइयां दे रहे हैं और जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो बढ़ रही हैं इनकी। तो एक तरह से ये लग रहा है कि वो घबरा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि जनता इन बातों में पड़ेगी नहीं। अब जनता कह रही है बेरोजगारी की बात करो, महंगाई की बात करो, हमारी जो समस्याएं, किसानों की समस्याएं, महिलाओं की समस्याएं, इसकी बात करो, और वो कर नहीं पा रहे हैं। मैम, युवाओं की एक सबसे बड़ी बात है, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो या रोजगार का मामला रहा हो, उसको लेकर के देखिए, पेपर लीक के लिए हमने स्पष्ट किया है। एक तो हमने एक भर्ती विधान भी निकाला था जब हम 22 में यहाँ चुनाव लड़ रहे थे। उसी के तहत जो हमने अपने घोषणा पत्र में इस बार डाला है, वो पेपर लीक के लिए हम एक बहुत सख्त कानून लाएंगे। और हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एक पूरा जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा, और उसी के तहत अगर नहीं हुआ, अगर किसी अधिकारी ने या किसी और ने उसको इधर उधर करने की कोशिश की, तो फिर उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो हमारी आशा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस समस्या को काफी हद तक संभाल पाएंगे, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि घोटाले इतने हो रहे हैं इन पेपरों में हर जगह, और कि नौजवानों का जो भविष्य है वो एकदम अंधकार की तरफ जा रहा है, क्योंकि बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, ट्यूशन के लिए भी फीस देनी पड़ती है, माँ बाप मेहनत करके फीस को इकट्ठा करते हैं, कभी कभी कर्ज लेते हैं और फिर कोई नतीजा ही नहीं निकलता। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने बताया कि इस बार पेपर लीक के मामले को लेकर के एक अगर सरकार आएगी तो कड़ा कानून बनाने का कार्य किया जाएगा। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर पलटवार, परिवार की चिंता करने की दी नसीहत। मायावती ने कहा कि दलितों के मिले आरक्षण की विरोधी है सपा, संसद में प्रमोशन में विरोध किया था। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसी बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा परिवार की चिंता करें अखिलेश यादव। बसपा सुप्रीमो मायावती का अखिलेश यादव पर पलटवार, परिवार की चिंता करने की दी नसीहत, दलितों के मिले आरक्षण की विरोधी है सपा, मायावती का बयान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, बसपा सुप्रीमो मायावती का सपा पर पलटवार। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर गुरदीप सप्पल ने की प्रेस वार्ता, कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में की प्रेस वार्ता। 3 चरण के चुनाव के बाद कही बड़ी बात,
बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। 10 साल से गंगा का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी तो दूर की बात है, पूरे देश में हमारे मैनिफेस्टो की बात, हमारा पूरा व्यापार चीन को दिया। हमारा पूरा व्यापार चीन को दिया। लखनऊ से खबर, चौपर गुरदीप सप्पल ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में की प्रेस वार्ता। 3 चरण के चुनाव के बाद कही बड़ी बात। दस साल में गंगा का क्या हाल हुआ। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हमारे मैनिफेस्टो की बात। गुरदीप ने कहा हमारा पूरा व्यापार चीन को दे दिया। गुरदीप सप्पल ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में की प्रेस वार्ता। औरैया में सपा को लगा तगड़ा झटका। अनूप गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनूप गुप्ता। बता दें कि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनूप गुप्ता, जो कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। औरैया से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी को लगा तगड़ा झटका। अनूप गुप्ता बीजेपी में हुए शामिल। बता दें कि सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनूप गुप्ता। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है अनूप गुप्ता। सपा को लगा बड़ा झटका। सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अनूप गुप्ता। वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष हैं अनूप गुप्ता। कन्नौज से खबर, जहां पर पिता के लिए वोट मांगने पहुंची बेटी। पिता अखिलेश यादव के लिए मांगे वोट। गांव में चौपाल लगाकर वोट मांगे। बेटी अदिति ने लगाई चुनावी चौपाल। नसरापुर अंबेडकर प्रतिमा के पास लगाई चौपाल। महिलाओं को संबोधित कर मांगा वोट। अखिलेश यादव की बेटी ने चौपाल लगाई और पापा के लिए वोट मांगा। पिता के लिए वोट मांगने पहुंची बेटी अदिति ने पापा के लिए मांगा वोट। इस सेक्टर के प्रभारी सुनील यादव जी, जोन प्रभारी बाहर करो भैया। आप 2 मिनट बोल रहे हैं सूरज जी। योगी आदित्यनाथ ने कहा पहले क्षेत्र में तमंचे बिकते थे, आज डिफेंस कॉरिडोर से यहां तोपें बनेंगी और सीमा पर सुरक्षा करेंगे। अकबरपुर लोकसभा के नाम पर बोले गुलामी के नाम को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर के पतारा कस्बे पहुंचे, जहां जनता को संबोधित किया। ये जनसभा अकबरपुर लोकसभा से प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले के समर्थन में आयोजित हुई थी। जनता को संबोधित करते समय अकबरपुर लोकसभा के नाम पर बोले कि आगे आने वाले समय में ये गुलामी वाला नाम हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ कट्टे बनाए जाते थे, अब यहाँ तोपें बनाई जा रही हैं, जो देश की सीमा में तैनात होकर सुरक्षा कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने घाटमपुर चीनी मिल को भी चालू करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर
दूसरी सरकार होती तो माफिया मिट्टी में नहीं मिलते, उनका संरक्षण किया जाता। हमारी सरकार ने माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया है। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी से के न्यूज की खास बातचीत। राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि मैं जन समस्याओं के निवारण के लिए एक बड़ी बस में कार्यालय बनवाऊंगा ताकि हर गांव और हर स्थान तक पहुंचकर समस्याओं का निदान कर सकूं। उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर भाजपा से है और उन्हें हम लाखों वोटों से हराएंगे। आपको बता दें कि बसपा के प्रत्याशी राजेश द्विवेदी जिससे के न्यूज ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वो जन समस्या को बखूबी जानते हैं और उनका सीधा मुकाबला भाजपा से है। गठबंधन से उनका कोई लेना देना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सैम पित्रोदा ने दिया इस्तीफा, ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार लिया है इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सैम पित्रोदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया। ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, सैम पित्रोदा ने लिया इस्तीफा, ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जयराम रमेश ने एक्स पर किया पोस्ट, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया, जिसे कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। और ये जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी है। इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उनका पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दुर्गेन जी, अगर हम बात करें सैम पित्रोदा, जिनका आज हम देख रहे हैं सुबह से ही काफी चर्चा में रहे और अचानक ये खबर आना कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर उनका जो आज का बयान है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जो अगला 13 तारीख को चरण है चुनाव का जी। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश में एक जिन रैलियों में वो गए हैं आज उसको एक मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से चुनावी रैलियों में सैम पित्रोदा के बयान को प्रेजेंट किया है वो वास्तव में कहीं लग रहा था कि कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को डैमेज करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वो बहुत क्रोधित हैं, वो बहुत कुपित हैं कि आप अगर पूर्वोत्तर के लोगों की तुलना चीन से करते हैं तो क्या आप जाति, चमड़ी, रंग, चेहरे, इस तरीके की राजनीति कांग्रेस करेगी। ये मुद्दा मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए थोड़ा भारी पड़ रहा था और इससे पहले भी सैम पित्रोदा के एक दो बयानों को बीजेपी ने मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो एक दो दिन के बाद वो मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन कहीं ना कहीं इस चुनाव में दो ऐसे अवसर आए जब सैम पित्रोदा की वजह से कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को बैकफुट पर जाना पड़ा। इससे पहले अगर 1914 का चुनाव देखें तो मणिशंकर अय्यर ये भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन वो नेपथ्य में चले गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, ये एक अलग विषय है। लेकिन अंततः गोत्वा कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के हित में उन्होंने इस्तीफा फिलहाल ऐसा लग रहा कि दे दिया और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को एक तरीके से राजनीतिक रंग रूप देने के बाद एक सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से दबाव में आई थी। मुझे लगता है कि चुनावी मौका है और ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है वो ठीक ठाक टक्कर दे रहा है मौजूदा जो दल है एनडीए का जो गठबंधन है। तो कुल मिलाकर इसे डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का तंत्र और मशीनरी सैम के बयान को उन्होंने एक देश से जोड़ा, लोगों से जोड़ा, रंग भेद और चेहरा और चमड़ी इस तरह से जोड़ा, तो ये लगा कि ये मुश्किल में हो जाएगी कांग्रेस। मुझे लगता है कि यही
वजह है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल दुर्गेश सर, अगर हम बात करें तो क्या ये इस्तीफा उनका ये डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से इनके बयान को बोला और क्रोधित हूँ, कुपित हूँ, इस तरीके की बातें उनके द्वारा कही गई, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है? साथ ही साथ आपने खुद ही कहा कि जिस तरीके से अब गठबंधन कहीं ना कहीं सही रणनीति में और सही दिशा की ओर काम कर रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर अभी चूंकि पूर्वोत्तर को लेकर और अभी कई जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, असम हैं, और जो यहाँ पर वोट पड़ने हैं, और बहुत जो अभी 3 चरण हुए हैं, बाकी चरणों में कई ऐसे राज्य हैं जिनको लेकर बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना सकती है, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को उन राज्यों से एक अच्छी खासी उम्मीद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया है, उसके तहत दिया गया इस्तीफा है। अब कितना डैमेज कंट्रोल होता है ये इसके बारे में तो अभी बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस करती दिखाएगी कि नहीं ठीक है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे दिया है। इस बिना पर कांग्रेस पार्टी आगे जा सकती है कि भाई बहुत सारे बयान नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, तमाम विवादित बयान दिए हैं, या बीजेपी के नेताओं ने दिए, तो क्या उन्होंने इस्तीफा दिया क्या अपने पद से? अब कांग्रेस इस नैरेटिव के साथ में चुनाव या चुनावी रैलियों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश सर जुड़ने के लिए। और बता दें आपको कि सैम पित्रोदा, जो कि आज सुबह से ही सुर्खियों में बने हुए थे, हालांकि इससे पहले भी उनकी तरफ से बयान दिए गए, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बार बार सैम पित्रोदा के बयानों का जिक्र किया और कहा कि मैं क्रोधित हूँ और कुपित हूँ, और सैम पित्रोदा ने अपने अनैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। नमस्कार मोदी जी। सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहाँ। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अकबरपुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी से के न्यूज ने खास बातचीत की। राजेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि मैं जन समस्याओं के निवारण के लिए एक बड़ी बस में कार्यालय बनवाऊंगा, ताकि हर गांव और हर स्थान तक पहुंचकर समस्याओं का निदान कर सकूं। उन्होंने कहा कि हमारी टक्कर भाजपा से है और उन्हें हम लाखों वोटों से हराएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। के न्यूज में आज हमारे साथ एक खास व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, जो कि अकबरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, राजेश कुमार द्विवेदी जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अकबरपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी चौथे चरण में मतदान होना है। उससे पहले हमारे साथ बसपा प्रत्याशी राजेश कुमार द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके की चुनावी तैयारियां हैं, जनता के मूड में क्या चल रहा है, साथ ही साथ किस तरीके से वो जनता को आश्वस्त करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। आपका भी बहुत स्वागत है। के न्यूज ने हम आपको यहाँ भेजा और आपने कीमती समय अपना निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, राजेश कुमार द्विवेदी जी को जनता क्यों चुने? इसलिए चुने कि राजेश द्विवेदी जी
हमारे 5 विधानसभा जो हैं हमारी, उनमें सब जगह हमारे स्थान निवास हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कृषक हूँ, और हमारे किसानों से और अन्य सभी वर्गों से ज़्यादा समय तक टाइम देता हूँ, मुलाकात होती है। सबसे प्राथमिकता ये। दूसरी प्राथमिकता है कि हम अपने अकबरपुर लोकसभा में हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो मैंने कई उद्योगपतियों से बात की है, तो उन्होंने कहा मैं अकबरपुर माती में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाऊंगा जिससे कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, रोजगार का वादा आप भी कर रहे हैं और भाजपा भी रोजगार का वादा, विकास की बात कर रही है। आपके साथ अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले जी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं वो है, राजा रामपाल जी जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, और उसके बाद बसपा से आप प्रत्याशी हैं। अगर हम बात करें तो देवेंद्र सिंह भोले जी पिछले चुनाव में विजयी हुए थे और इस बार फिर से बीजेपी ने उन पर ही भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके सामने एक टफ कॉम्पिटिशन है? 10 साल भोले सिंह रहे, हमारे क्षेत्र के सांसद रहे हैं, लेकिन उनका जनता से कोई जुड़ाव नहीं रहा है, और न वो जनता के बीच में कभी गए और न अभी इस समय भी जा रहे हैं, तो इसलिए जनता उनको नकार रही है। जी ठीक है राजेश जी, अगर अब हम बात करते हैं, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस बार के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सड़क, पानी, सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, रोजगार, ये अहम मुद्दे हैं और मुझे लगता है काफी लंबे समय से इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होता रहा है और इस बार भी वही मुद्दे हैं। हालांकि सवाल सिर्फ इतना है कि पहले बीजेपी उन मुद्दों के नाम पर वोट मांगती थी, अब गठबंधन या अन्य राजनीतिक दल मांग रहे हैं। बदलाव कितना आपने महसूस किया, या फिर आपको लगता है कि बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए अब आप अकबरपुर लोकसभा में किस तरीके से बदलाव करेंगे? मैं अकबरपुर लोकसभा में एक स्पेशल महिला टास्क फोर्स का निर्माण करूंगा, जो है जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी और उनकी सुरक्षा पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके लिए मैं बैन का इंतजाम करूंगा। बैन पुलिस होगी जिसमें स्टाफ होगा, और हम चाहेंगे कि एक मजिस्ट्रेट भी उसमें जांच में रहे। ठीक है, जैसे कि आपने खुद कहा कि आप जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, किसान हैं और उतना ही लगाव आपको आपको क्या लगता है, क्या समस्याएं आज के टाइम पे किसानों को कहीं ना कहीं हो रही हैं और उनका निदान नहीं हो पा रहा है? समस्याएं ऐसी चीज है जो लगातार समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो जब हमारा नेता सांसद कोई जनता के बीच में रहेगा तो उसकी जिम्मेदारी है कि जनता की हर समस्या का समाधान वो करे। इसलिए मैंने ये विचार बनाया है कि एक बड़ी सी बस में कार्यालय बनवाऊंगा और वो कार्यालय हर गांव चौराहे पर खड़ी रहेगी और मेरा नित्य यही कार्य होगा कि मैं जन समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराऊं। ठीक है, एक टफ कंपटीशन आप किसे मानते हैं? आपको लगता है कि आपके सामने टफ कंपटीशन है, या फिर आप बेहतर से बेहतर करने की जो बात कह रहे हैं उसका कितना असर जनता पर पड़ेगा? हमारी और भाजपा की सीधी लड़ाई है, ठीक है, और भाजपा को मैं लाखों वोटों से हराऊंगा। राजा रामपाल जी को नहीं ले रहे? नहीं, वो हमारी लड़ाई से बाहर है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखिए बसपा को लेकर अभी एक रूमर्स है कि कहीं ना कहीं बसपा जो है वो गठबंधन को हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, ना कि बीजेपी को हराने के लिए। इस बात को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए बसपा को चुना गया है और आप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदरणीय बहन जी ने अलग चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए लिया कि उनका वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, अन्य पार्टियों को वोट ट्रांसफर नहीं होता है, और जहां से गठबंधन में किसी दूसरे को सीट मिलती है तो वहां हाथी चुनाव निशान नहीं रहता मशीन में। इस वजह से हमारा वोट परसेंटेज कम हो रहा था और हमारा वोटर परेशान होता था, इसलिए वो अलग चुनाव लड़के अपनी ताकत पर लगभग 15 सांसद उत्तर प्रदेश में 15 से 20 के बीच में बसपा को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो पाल जी को आप कंपटीशन में नहीं रख रहे हैं, बल्कि आपके पास पाल समुदाय जो है वो तो काफी है, बहुत कम मात्रा में है, 80,000 है, लेकिन वो एक बार मंत्री भी यहाँ से रहे, सांसद भी रहे, और उनका जनता से जुड़ाव नहीं रहा और उन्होंने किसी समाज के लिए कुछ किया नहीं विशेष। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, राजेश कुमार द्विवेदी जी से मिलना कितना आसान है आम पब्लिक के लिए? हमसे मिलना तो मैं 24 घंटे बेरोजगार आदमी हूँ, खेती करता हूँ,
तो जब खेतों पर रहूंगा तो वहाँ भी मिल सकते हैं। हमारा 5 विधानसभा में निवास है, वहाँ मिलेंगे हमसे। और मैं अपने मिलने के लिए एक बड़ी बस में कार्यालय बनवाऊंगा वैन में, जिससे कि हर जगह खड़ी करके जनता से मिलूं और उनकी समस्याओं का निस्तारण करूं। समस्या यही है क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कनेक्ट नहीं कर पाते अपने नेता से, क्योंकि वो गाड़ियों में चलते हैं और आम जनमानस से मिलने के लिए बहुत अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। इस वजह से मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि कितना इजी है आपको कनेक्ट करना और कांटेक्ट करना, और अभी तक आपने कितना लोगों के लिए किया है या लोगों की समस्याओं को आप कितना दिल से कनेक्ट कर पाते हैं? देखिए, मैं पहला कैंडिडेट हूँ जो गांव-गांव पदयात्रा करके जनता के घर घर जाके मिल रहा हूँ, और जिससे कि जनता हमें डायरेक्ट जाने और हमसे जुड़े। और ये वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं आपके लिए इसी तरह से उपलब्ध रहूंगा, जहां आप कॉल करेंगे वहीं पहुंचूंगा। पहली बार आप जनता के बीच में इस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये कि ये मन कैसे बनाया कि आपको राजनीति में उतरना है, साथ ही साथ लोकसभा सीट के लिए आपको बसपा से टिकट लेना है, ये तमाम चीजें आपके ख्याल कैसे आए? दरअसल में ऐसा है कि हमारे सांसद जी 10 साल यहाँ रहे और उन्होंने एक विशेष जाति वर्ग के लिए काम किया, अन्य लोगों के लिए कोई काम नहीं किया। हमारा ब्राह्मण समाज बहुत उपेक्षित रहा 10 सालों तक, तो हमारे लड़िए और हमारा ब्राह्मण समाज आपके साथ पूरी तरीके से लगेगा। ठीक है राजेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है राजेश कुमार द्विवेदी जी एज अ पॉलिटिशियन या फिर राजेश कुमार द्विवेदी जी एज अ पर्सन, ह्यूमन बीइंग, आपको क्या लगता है, आप क्या बेहतर हैं? मैं परोपकार की भावना से चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर मुझे जनता जिताती है तो मैं परोपकार की भावना से काम करूंगा। जो हमारे रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो मैं उसका निर्वाह करूंगा। अपने जीवन के सारे निर्वाह पूर्ण कर चुका हूं। अब केवल हमारी परोपकार की भावना है कि मैं जनता की सेवा कर सकूं और जो भी करूं अपने जीवन में वो दूसरे के कल्याण के लिए करूं। ऐसा सोच करके मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। बसपा को ही क्यों चुना आपने, ये भी सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर तरफ मोदी मैजिक का जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी चल रहा है काफी लंबे समय से, उसके बाद भी आपने बसपा को चुना। बसपा में हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का उसका नारा है, और हमारे निम्न वर्ग के लोग जितने भी हैं उनकी मैं सेवा करना चाहता हूं, इसलिए बसपा को चुना। ठीक है राजेश कुमार द्विवेदी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज से बात करने के लिए। और यहाँ पर हमारे साथ राजेश कुमार द्विवेदी जी जुड़े हुए थे, जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं अकबरपुर लोकसभा सीट से, और जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं, साथ ही साथ जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको सुधारने का काम करेंगे। मेरे साथ देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ, और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।